हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ डीसी मशीन। ये आपका इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट है जो इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर में चलने वाला है। इसका मैं सिलेबस लेकर आया हूँ आपके सामने। इसका सिलेबस से मैं रूबरू करा दे रहा हूँ। देखिए, इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से व्यवहारिक तरीके से, चीज़ों को व्यवहारिक जो घटनाएं हैं उनसे रिलेट करके मैं आपको पढ़ाऊँगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से कंफर्म होगी, क्लियर होगी। मैंने ITI डिप्लोमा बीटेक कर रखा है। मुझे किसी भी टॉपिक का जीरो से लगाए हीरो तक का नॉलेज है और मैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको डिलीवर करूंगा दोस्तों। देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि वो कैसे घूमता है, उसमें टार्क कैसे अप्लाई होता है, तो कैसे वो उसमें EMF इंड्यूस्ड होता है, फैराडेज लॉ कैसे उसमें एक्टिव होते हैं, कैसे फैराडेज लॉ उसमें वो काम करते हैं। इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का क्या फंक्शन है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्यों इस्तेमाल किया जाता है, लेफ़्ट क्यों नहीं किया जाता है। बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाती है बेटा आर्मेचर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बनती है। ये लगभग हर साल इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसमें आपका डीसी जनरेटर जैसे है दिया हुआ है, इसमें आपका वर्किंग प्रिंसिपल और कम्यूटेशन ये दोनों जो है और EMF इक्वेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनसे हर बार क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। और जो कंस्ट्रक्शन वाली बात कहा जाए, कंस्ट्रक्शन तो डीसी मशीन का कॉमन मैं कराऊंगा, जिसमें चाहे वो जनरेटर पूछे चाहे मोटर पूछे, आप एक ही कंस्ट्रक्शन से दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे। आपको मैं बहुत अच्छे से डिटेल एक ही फिगर से दोनों आपको एक्सप्लेन कर देंगे, डीसी जनरेटर भी डीसी मोटर भी। ऐसा मैंने F3 में बताया भी है। फिर डीसी मोटर में हम सारी चीज़ों की इस तरह से स्टडी करेंगे कि उसमें कैसे उसमें टार्क अप्लाई, कैसे वो रोटेट करता है, मतलब सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद उस पर एक बल आघूर्ण और एक टार्क कैसे लगता है, कैसे वो रोटेट करने लग जाता है। आपका जनरेटर में क्या है, EMF इंड्यूस्ड होना एक प्रोसेस है, वर्किंग प्रिंसिपल है, और इसमें टार्क का जनरेट होना एक वर्किंग प्रिंसिपल है। मतलब इस पर बल आघूर्ण कैसे काम करता है, कैसे ये घूमने लगता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, जिससे पूरे तरीके से दिमाग में आपके बैठ जाएगी। इसमें भी आपका देखिए, इसमें टार्क इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेटर में EMF इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब विद्युत वाहक बल का समीकरण। इसमें बल आघूर्ण समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी आपका कम्यूटेशन का इस्तेमाल होता है। इसमें भी कम्यूटेशन का वर्किंग हमें पढ़ना है, समझना है। इसमें देखिए स्टार्टर के बारे में पढ़ता है। मोटर को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते हैं, उसके लिए हम व्यवस्था बनाते हैं स्टार्टर का। क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। देखिए बेटा, इस डीसी मोटर की अगर हम बात करें तो इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है टार्क का डायरेक्शन, बल आघूर्ण की दिशा निर्धारित करने के लिए। इनका प्रिंसिपल और बैक EMF बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है बैक EMF, ठीक है। बैक EMF बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि इसमें जो EMF इंड्यूस होता है उसको बैक EMF क्यों कहते हैं, ठीक है। फिर इनके प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से समझा जाएगा। तो इनका प्रिंसिपल और बैक EMF ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर स्पीड कंट्रोल जो भी हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया ही जाएगा, इनकी टेस्टिंग भी कराई जाएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लगेगा। इसका प्रैक्टिकली नॉलेज में मैं दूंगा, जो इस पर प्रैक्टिकल कराए जा रहे हैं वो हैं सिलेबस में, उन प्रैक्टिकल के भी बारे में थोड़ा बहुत मैं जानकारी दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिकल भी आसानी से कर सकें। फिर तीसरा यूनिट है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। बीटेक के पैटर्न पे दिया हुआ है। अब पहले जो है ऐसे नहीं था, लेकिन अब बीटेक के पैटर्न पे दिया हुआ। बीटेक में ऐसे ही यूनिट वाइज सिलेबस बटी हुई होती है, 5 यूनिट में पूरा सिलेबस बांट दिया जाता है, वैसे ही इसमें सेम किया हुआ है। इसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसमें फेज और न्यूट्रल केवल 2 वायर होते हैं, उनके लिए पूरा वर्किंग प्रिंसिपल, EMF इक्वेशन, फिर इनका डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, निर्माण कैसे ये बने हुए हैं, इनका फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नो लोड और अनलोड फेजर डायग्राम जो इस पर बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका EMF इक्वेशन और इनका टाइप्स, इसमें 3 चीज़ें जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये टाइप्स, ये जो है सेल टाइप, कोर टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनका कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें जो EMF इक्वेशन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं EMF इक्वेशन भी, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में अगर कहें तो नो लोड और अनलोड फेजर डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका OC और SC टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से OC SC टेस्ट यानी कि ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में, बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा 3 फेज ट्रांसफार्मर, जिसमें 4 वायर होते हैं। इनपुट में 3 वायर होते हैं और आउटपुट में 4 वायर होते हैं। 3 फेज तो होते ही होते हैं, प्लस एक न्यूट्रल भी होता है। जो आपके गांव में ट्रांसफार्मर रखा है, जिससे सप्लाई आती है आपके घर में, वो 3 फेज ट्रांसफार्मर ही होता है। लेकिन जो पोल पे लगा होता है वो जनरली सिंगल फेज होता है। ठीक है, जो सिंगल पोल पे लटका हुआ होता है वो जनरली आपका सिंगल फेज ही होता है। और ये 3 फेज ट्रांसफार्मर पोल माउंटेड होते हैं या प्लिंथ माउंटेड होते हैं, यानी कि चबूतरा बनाकर उस पर रखा जाता है। तो उस पर 3 फेज, आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर है ना, उसमें डेल्टा स्टार कनेक्शन हुआ है। इनपुट में डेल्टा कनेक्शन है और आउटपुट में स्टार कनेक्शन है। इनको और सारे भी कनेक्शन हैं, जैसे डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार। ये सारे कनेक्शंस के बारे में मैंने F3 में आपको पढ़ा दिया था, उनको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है दोस्तों। ऑटो ट्रांसफार्मर को भी थोड़ा बहुत हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, इसका कॉन्स्ट्रक्शन। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कंजर्वेटर, ब्रीदर, एक्सप्लोजन वेंट, विंड पाइप जिसको आप कहते हैं, बुखोल रिले, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका कंस्ट्रक्शन, इनका निर्माण, ये कैसे बने हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। फिर इनका पैरेलल ऑपरेशन, समांतर प्रचालन क्यों आवश्यक है, क्या लाभ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका पैरेलल ऑपरेशन। ये जान लीजिए, इनको एकदम नोट कर लीजिए कि पैरेलल ऑपरेशन को अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है, समझना ही समझना है। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ दोस्तों, इनका कंस्ट्रक्शन, ये कैसे बने हैं। दूसरे नंबर पे आपका आएगा, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपका आएगा, पहले तो आपका कंस्ट्रक्शन हो ही गया, दूसरे नंबर पे आएगा पैरेलल ऑपरेशन, समांतर प्रचालन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर हम डिफरेंस बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर क्या अंतर है। कभी कभार इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर इट्स एप्लीकेशन, ये तो आपने पढ़ा ही F3 में, यहाँ थोड़ा सा और डिटेल लेकर चलेंगे। ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं जैसे कनेक्शन वगैरह हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ा सारी चीज़ें जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मेंटेनेंस ऑफ डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर। मेंटेनेंस आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे संरक्षण, अनुरक्षण जिसको आप कहते हैं हिंदी में, क्यों ज़रूरी है। आप बाइक चलाते हैं, अगर केवल चलाते ही रह जाएँ तो एक समय उसमें ब्रेक डाउन आ जाएगा, मतलब बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर चलेगा ही नहीं। यानी कि उसका नियम है कि महीने 2 महीने, यानी कि जितना आप किलोमीटर चल रहे हैं उस हिसाब से आप उसका सर्विसिंग कराते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं, तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। वैसे ही मशीनों का भी होता है, ट्रांसफार्मर है, मशीन है, इसी तरह से व्यवहारिक चीज़ें रिलेट करके आपको पढ़ाए जाएंगे ताकि सारी बातें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएँ। ठीक है, तो और भी देखो, वीडियो के भी माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के भी माध्यम से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूँगा, इसलिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। आप सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर बार मैं ग्रुप में नहीं भेजूँगा, मैं केवल अपलोड करके छोड़ दूँगा। आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, ये इनका प्रिवेंटिव, ब्रेकडाउन, मेंटेनेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इनका कम्यूटेटर, इनका रिमेडीज, कम्यूटेटर में कौन कौन से डिफेक्ट, कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, फिर इनको कैसे दूर करते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पढ़ेंगे। और छोटे मोटे टेस्ट भी इसमें करेंगे, जैसे ट्रांसफार्मर के ऑयल टेस्ट कैसे होता है, और ऑयल टेस्ट क्यों ज़रूरी है, कितने केवी पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें कोई ख़ास इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है सिंगल फेज़, 3 फेज़, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, इनमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके जो हैं सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। ये इलेक्ट्रिकल मशीन का होल सिलेबस डिस्कशन है। धन्यवाद।